बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वासमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। इस वक्त जब मैं आपसे इस्लामाबाद में मुखातिब हूँ, बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हो रही है, हो चुकी है और अब भी जारी है और कल भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद के लिए अब कहा जा रहा है कि शायद 14 को इजलास बुलाए जाने का इम्कान है, जिसकी रिक्वेजिशन हुकूमत अपोजिशन ने दे रखी है, और 18 को वोटिंग का भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और इससे पहले पहले जो आज की सारे दिन की सूरत हाल है वो बहुत ही दिलचस्प है। मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। आज एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की और उन्होंने बहुत सारे अपने जो खदशात हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भी वज़ीर आज़म उनके ख़ानदान के ऊपर करप्शन के हवाले से भी आयद किए, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आसफ़ा भुट्टो के ऊपर जो हादसा उनको पेश आया था ड्रोन का, वो असल में हादसा नहीं था बल्कि उसके पीछे एक साजिश है, और मुतनब्बे भी किया उन्होंने हुकूमती जमात को और ISI से दरख्वास्त की कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशंस करे। क्या लबो लहजा था, कितना गुस्सा था, कितने नाराज़ थे बिलावल भुट्टो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या कहा, एक दफ़ा आपको दिखाते हैं। ओह, जो केसेस आप पे बनने वाले हैं इमरान, तुझे अंदाजा ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब से हम वक्त पे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा वजीर दाखिला रखें। आपने जो हम पारे खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। जो हमला आसफा बीवी पे हुआ, ये वाकया हमारे लिए काफी बर्दाश्त नहीं है। समझते हैं ये हमारे लिए पहला ISI से दरख्वास्त करूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस इंसिडेंट को रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर ज़रदारी को बंदूक का दम, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं। बस अब मैं मौजूद हूँ। शहीद बीवी के वक्त मैं नौजवान था, हम बच्चे नहीं रहे। इन रगों में सदर ज़रदारी का, शहीद मोहतरमा नसीर भुट्टो का खून है, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं। अगर हम बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं, धमकी देंगे, तो फिर आप उनका कॉन्सिक्वेंसेस को भी खुद बर्दाश्त करें। अब गाली देने से उसका कुर्सी नहीं बचता। सूरत हाल इससे ज़्यादा नाजुक भी हो चुकी है। जो अंसार हैं जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि वो भी दिफा करेंगे। वहाँ पे भी सूरत हाल जो है वो इस वक्त नाजुक बताई जा रही है, जहाँ पे पुलिस वहाँ पे आ गई है और उनको गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की सूरत हाल है, इसमें लगता है ऐसे कि तसादुम को हवा मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि एक बड़ा जलसा वो डी चौक पर करेंगे, और इसके साथ साथ उनकी जमात की तरफ से ये बात वाज़े होकर आ रही है कि शायद अरकान असम्बली को भी पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा। अरकान असम्बली जो कि हुकूमती हैं, उनको भी ये हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि वो अरकान असम्बली पार्लियामेंट आए ही ना। क्या आइन जो है वो ये कहता है कि किसी को रोका जाए पार्लियामेंट का, और इसके साथ साथ जो 63(1) है अलिफ है, उसके हवाले से भी बहुत सारी मुतज़ाद इत्तलात फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बहुत वाज़ेह है 63(1) जिसमें कहा गया है कि अगर कोई वोट डालता है अदम एतमाद की सूरत में, अगर कोई अपना इस्तीफ़ा देता है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में एतमाद या अदम एतमाद के वोट में किसी माली बिल या दस्तूरी तरमीमी बिल के अंदर अगर कोई शख्स जो है वो ऐसा करता है कि अपनी पार्टी लाइन से अलग हो जाए, तो पार्टी का सरबराह ख़त लिखता है या वो ऐलान करता है तहरीरी तौर पर। उसके बाद स्पीकर जो है वो एक शो कॉज नोटिस जारी करते हैं, जिसमें कि वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया उस रुकने कौमी असम्बली के, और उसके बाद जो है वो रुकने असम्बली से पूछने के बाद उस रेफरेंस को अगर वो मुतमईन नहीं होते तो वो इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो इजलास में शिरकत के लिए आएगा ज़बरदस्ती, उसको ही नाअहल किया जा सकता है, और इस बारे में भी बात जो है वो हो रही है। इस पर क्या पोजीशन है, हमारे साथ तजिया निगार होंगे, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इत्तेहादियों की सियासत भी फैसला कुन मोड़ के ऊपर है। आज भी मुलाकातें होती रही हैं, अब कौन कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि फ़ौज हुकूमत का हिस्सा है, उसको हुकूमत के साथ ही खड़े होना है। और अब से थोड़ी देर बाद DG ISPR भी एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। क्या होगा मुस्तकबिल का पेश मंज़र, क्या हो रहा है अदम एतमाद में, नंबर्स गेम कहाँ तक है, पंजाब में क्या होगा, बुज़दार साहब रहेंगे नहीं रहेंगे,
बहुत सारे सवालात हैं और जवाबात हम आपको देंगे। हमारे साथ आज बहुत ही मुस्तनद जो तज्ज़ियाकार हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब जो कि डॉन के मकबूल तरीन राइटर भी हैं, बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब सलीम साफ़ी साहब हैं, प्रोग्राम होस्ट भी हैं और इसके साथ साथ कॉलम निगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, जो कि अगेन सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, सीनियर तज्ज़िया निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। और सबसे पहले फ़ाज़ साहब आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि अभी शायद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में उनका भी आगाज़ है। क्या वो रिस्पॉन्स देंगे फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट का, जिस पे कि उन्होंने कहा है कि फ़ौज हुकूमत के अंडर है और उनको उनकी बात माननी चाहिए? आसमा कहाँ से शुरू करें? बहुत कुछ है। सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई है हाँ। कि वैसे तो देखें हम सारे चारों इस वक्त सहाफ़ी बैठे हुए और हमारे लिए इससे बेहतर और क्या है कि इतनी गहमा गहमी हो और हम इस पर बात कर रहे हो। लेकिन मैं वाकई में मुझे पिछले कुछ 24 घंटे से थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। और मुझे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं, हमारी दुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के ज़रिए ही हल निकले। लेकिन जो अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से उस आर्टिकल की तशरीह हो रही है, जो कि बिल्कुल यानी उसमें तो कोई इबाम है ही नहीं, या जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि जी ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों को असेंबली जाने नहीं दिया जाएगा, या अपोजिशन कह रही है कि जी हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। यानी इस सब को देखकर और उसके बाद फिर फौज का जिक्र बार बार बीच में आना और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी, ये हालात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐन मुमकिन है कि ये एक उबाल आ रहा है, ये बैठ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में आज के दिन हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि जो हमारा निज़ाम है वो टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल। और वो जब होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो तो धुआं देना शुरू कर देता है, तो ये हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, इसको ठंडा करने की ज़रूरत है। और आपको लगता है कि तसादुम और महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नतीजा ख़तरनाक भी हो सकता है? मुझे ख़दशा ये है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ख़दशा गलत हो, लेकिन आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो क्योंकि जो सामने जो सूरत हाल आ रही है, जो नंबर्स गेम आ रही हैं, उससे परेशानी हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारी सियासत अनफॉर्चुनेटली जीरो सम गेम बन गई है कि उसमें हार और जीत नहीं है, उसमें फतह और शिकस्त है, तो उसमें फिर हर लगता यूँ है कि हर शख्स हर चीज़ करने को तैयार है। और वज़ीर आज़म भी खास करके किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वक्त आपको लगता है कि महाजराई वहाँ से हो रही है? देखिए आसमा, जो तकरीरें हम सुन रहे हैं वो सियासी तकरीरें तो नहीं है, वो कुछ थोड़ा सा उससे तजावुज़ कर गई हैं, तो इसीलिए मुझे ये ख़तरा हो रहा है। और देखिए उसके रिस्पांस में जो अपोजिशन की तरफ से भी जो लबो लहजा अभी आपने सुनवाया बिलावल साहब का, और वो एक स्टेप बाय स्टेप ये एस्केलेशन हो रही है, और उस एस्केलेशन बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज पर ख़तरनाक हो जाती है। तो थोड़े से सबको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। साफ़ी साहब, आप ज़ाहिर है कि मौलाना से आपकी मुलाकातें और बाकी सियासी लोगों से भी, शहबाज साहब से भी आपकी मुलाकातें हुई हैं। क्या आपको लगता है आज की खास करके सूरत हाल जो इस्लामाबाद में, कि वज़ीर आज़म ने ठान ली है कि उन्होंने लड़ना है और आखिरी हद तक लड़ना है, इसका नतीजा क्या हो सकता है और किस हद तक वो जा सकते हैं? असल में मेरी शहबाज साहब से तो कल सुबह मुलाकात हुई थी। उस वक़्त ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये तकरीर नहीं की थी, सॉरी। और मौलाना से मेरी मुलाकात और इंटरव्यू इमरान खान की उस तकरीर के बाद हुआ। तो एक तो बहरहाल ज़ाहिरी बात है कि ये ऐसा मामला है कि जिसमें हर पॉलिटिकल लीडर वो कार्ड्स अपने पूरे शो नहीं करना चाहता और अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों दो हवालों से मुतमईन थे। एक इस हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और गैर जानिबदार रहेगी, और दूसरा अपनी मतलूबा तादाद के हवाले से मुतमईन थे। अलबत्ता आज पता नहीं ये माहौल गर्म हो गया, लेकिन कल एक अजीब वाक़या हुआ। वो ये कि मैं मौलाना के घर बैठा ही था कि ये इमरान खान साहब की तकरीर शुरू हुई, और उस वक़्त उनके बेटे भी बैठे थे और भाई भी बैठे थे, और एक दो और हमारे जर्नलिस्ट कुलीग राजा मतलूब साहब और
वो भी उधर बैठे थे, यासिर शामी भी आए हुए थे। तो उनके बच्चों और उनको तो बहुत बुरा लग रहा था जब वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मौलाना ने कहा कि छोड़ यार, बस ठीक है, इसको करने दो जो कुछ करता है। फिर मेरे साथ इंटरव्यू में उनका लहजा किसी हद तक सख्त था, लेकिन एक जगह पे उन्होंने मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मेरा अपना भी इरादा था, और हम जब वहाँ से निकले तो अपनी टीम के साथ मैं मशवरा कर रहा था कि ये मुनाफिक का लफ्ज़ हम एडिट करेंगे, जाने नहीं देंगे। तो इतने में मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि एक तो सलीम मुझसे, उन्होंने कहा कि ये मुनाफिक का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला है, जज्बात में ये निकाल दें, और दूसरा और भी अगर मैंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और नामुनासिब तो वो आपको इजाज़त है, आप उसको निकाल लेकिन आज सकते उन्होंने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका लबो लहजा भी बहुत सख्त था। आज जो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाहिर है एक नॉर्मल सी तो बात मैं है कि जब आप इतना कुछ सुनते हैं। एक तो ये ना कि सब्र की भी एक हद होती है, और ये तो जाहिर बात है कोई फरिश्ते नहीं है, सियासतदान है। अब अगर बिलावल के बारे में आप ख़ुद वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़ात के बारे में, उनके वालिद के बारे में, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनके भी चाहने वाले हैं, और बाकी सबके भी। फिर यहाँ पे तो जो गालब गलूच का सिलसिला, अब देखिए अल्लाह, सवाल ये नहीं है, सवाल बुनियादी ये है कि आगाज़ कौन कर रहा है। आगाज़ हर कोई जानता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई करती है, वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो, वो गालम गलूच का हो, वो चोर और कातिल और इसके उसका। दूसरा सवाल ये अहम है कि उस बंदे की पोजीशन कितने, मसला मैं एक आम आदमी हूँ, तो मेरी बनिस्बत बिलावल को या मौलाना को या बाकी लोगों को लहजे के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि उनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, उनको लोग आइडियलाइज करते हैं। और फिर इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो, अगर कोई वज़ीर आज़म है जेनवन, तो उसकी बन जाती है, क्योंकि वो फिर पूरी कौम के लीडर हैं। बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली वो अल्फाज का जो एक शोला बयानी का जो असर है, वो शोलों की सूरत निकल रहा है इस वक्त। जी आप मुकम्मल करें बात। जी, सियासत से भी इख्तलाफ है, उनकी हुकूमत से भी इख्तलाफ है, उनकी सब। लेकिन आप देखें कि कितने महीने यहाँ पे धरना जारी था, और रोज़ाना नवाज शरीफ के बारे में क्या लहजा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस पूरे अरसे में अगर आप टोटल निकाल ले, तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ के मुंह पे इमरान खान का लफ्ज़ कोई 3-4 मरतबा से ज़्यादा नहीं आया होगा, और शायद उसके साथ भी उन्होंने साहब कहा होगा। जब जरदारी साहब सदर थे तो, और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो मीडिया पे क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन उनकी तरफ से उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया था, क्योंकि उनको अपने मनसब का एहसास था। तो बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल। मज़हर साहब, अब मैं थोड़ा सा, बिल्कुल ये जो अभी साफ़ी साहब ने कहा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई एक जलसा करना चाहती है इस्लामाबाद के अंदर। अरकान असम्बली जो उनके अपने हैं और जो उनके ख़िलाफ़ वोट करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। 63(1)(f) की जो तशरीह की जा रही है, वो भी आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हर हद तक जाएंगे अपने ओहदे को बचाने के लिए, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई थोड़ा सा जो सेंस है वो प्रिवेल करेगी? शुक्रिया आसमा। नहीं, मैंने तो कल भी नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे तसादुम नज़र आ रहा है, और मुझे बिल्कुल भी आज जो JUI ने अपने वॉलंटियर्स भेजे हैं, गार्ड्स भेजे हैं, ये बिल्कुल भी कोई अच्छा मैसेज नहीं है। ये कतई तौर पे उसके कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। अब इमरान खान दूसरी तरफ क्या करना चाह रहे हैं? इमरान खान अपने वर्कर्स के थ्रू और जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जी उनके घरों का ताक़ुब किया जाए, वो फिज़िकल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिज़िकल कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन सिस्टम को लपेट सकती है, और मुझे नज़र ये आ रहा है कि अगर ये चीज़ें इस तरह प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बात होती है कि आप डीट चौक पे जलसा करेंगे, जिस वक्त आप अदम एतमाद की तहरीक हो रही होगी और बिल्कुल आस्तीनें चढ़ा के, और वो कह चुके हैं कि अब जंजीरें खुल गई हैं उनकी, वो पता नहीं जंजीर लगाई हुई किसने थी उसमें। इसी तरीके से ये जो आज भेजा है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस में अपने वॉलंटियर्स भेज दें, आर्म्ड गार्ड्स उस तरह भेज दें,
ये मेरा ख्याल है, ये ऑप्टिक्स जो है, ये अगर ये फैल गए, अगर यहाँ कोई फिजिकल कॉन्फ्रंट्रेशन हो गई तो ये पूरे मुल्क में फैलेगा, ये सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। मुझे लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नहीं पास होने देंगे। वजह क्या यानी लगती है नहीं आपको? पास क्या हो- अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो अगर वो नंबर्स पूरे उनके पास हैं तो फिर ये 63-1 की जरूरत क्यों पेश आ रही है? इसका मतलब ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि उनके लोग टूट रहे हैं। अब मैंने कोई 2 या 3 जो फॉर्मर जजेस थे उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई, एक आदमी डिस्क्वालीफाई आप वो करेगा, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, पढ़ तो ले 63(1) उसको देख तो ले उसमें क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ी है कि मैं उसको अभी आप उसको कौमी असेंबली में आने से रोक नहीं सकते। स्पीकर को उनका वोट काउंट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो होगा जो भी disqualify होगा, हो सकते डिफेक्शन हैं। क्लॉज लगेगी। उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। डिस्क्वालीफाई होने की सूरत में भी उनका वोट काउंट होगा। तो चीज ये है कि मेरा ख्याल है वो किसी भी सूरत में इत्तेहादियों को छोड़ के वो पीटीआई के किसी भी डिसिडेंट्स को वो बर्दाश्त करने की जो है वो नहीं। अच्छा, अब ये बिल्कुल, अब इसका एक और भी बज़र साहब एक एंगल है। फ़ाहद साहब, मतलब अगर आप थोड़ा सा आप भी रोशनी डाल दें, फिर मैं फ़ाहद साहब से पूछ लूँ। वो ये कहते हैं, यानी जो लग ऐसे रहा है कि अगर लोगों को आप रोकेंगे तो जाहिर है कि कोर्ट में मामला जाएगा, और जैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर हुआ था, मामला लटक गया था, बिल्कुल वैसी सूरत हाल होके इनको कुछ और टाइम जो है वो मिल जाएगा। मज़र साहब देखें आसमा, गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। 2 हफ्ते हैं अभी, वो जल्दी बुलाना चाह रहे हैं इजलास। वो जाहिर है वो एक दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, उस लिहाज से प्रेशर है कि ओआईसी का इजलास हो रहा है। लेकिन ये जो डी चौक वाला है, ये और फिर ये जेयूआई का जो मूव है, ये मुझे बहुत खतरनाक ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं। अभी खबरें चल रही है कि साद रफीक साहब, हमारे ही चैनल पे चली है कि साद रफीक साहब के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं कि लोग घुसे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और कल ख्वाजा साहब ने कहा कि हमें अगवा करने की कोशिशें भी, या हमें पकड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये तो फ़ाद साहब सूरत हाल अजीब हो जाएगी। इतना खौफ है वज़ीर आज़म को कि वो इस तरह के हथकंडों पे भी उतरेंगे? देखिए, यही वो वजह है जो शुरू में जो मैं कह रहा था कि मुझे बड़ा ये सूरत हाल जो है बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही कि ये जो बिगाड़ है इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये एस्केलेट कर रहा है। और आप देखिए कि जब गवर्नमेंट ने 2 पोजीशन ली हुई हैं, जो उनके लोग भी कह रहे हैं, उनके सपोर्टर्स भी कह रहे हैं, और वो बड़ी अजीब सी चीज़ है। और एक सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे अगर तो वो लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट देना है, हम उन्हें पहले डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यानी कि जुर्म के इर्तिकाब से पहले ही। एक अजीब मंतक है। अच्छा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, सरकारी तशरीह बना के दिया जा रहा है। और मजहर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप जिस भी लीगल एक्सपर्ट से बात करें, वो इसका जवाब नहीं दे रहा, वो हंस रहा है। पूछिए यार ये क्या सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी अगर वो लोग जो हमारे लोग हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट देना है, हम उनको जाने ही नहीं देंगे। यानी मैंने आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हमारे लोग आ जाएंगे और वो उनको फिजिकली रोक लेंगे अंदर जाने से। अब अगर इस सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे ये कह रही है, आप सोचें कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है। और ये जो अभी साफ़ी साहब ने, मदर साहब ने बात की, मैं उसकी तायीद करूंगा। जब सिटिंग गवर्नमेंट्स इस तरह की बातें करना शुरू कर दें तो फिर निज़ाम खतरे में आना शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसका मतलब ये निज़ाम खतरे में बिल्कुल आ सकता है। इसमें साफ़ी साहब क्या आप मुत्तफ़िक हैं इस बात से कि निज़ाम खतरे में आ सकता है, कोई गैर आइनी कदम उठाया जा सकता है ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? और नंबर्स का खौफ कितना है? आपके पास इत्तला क्या है, कितने लोग जो हैं वो टूट सकते हैं पीटीआई से अंदर से? देखिए, नंबर तो दोनों सूरतों में, मसलन अगर अभी जो हमें जो इत्तलात मिल रही हैं तो पीटीआई से जितने लोग टूटे हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना के साथ जो लोग अपनी अरेंजमेंट कर चुके हैं, तो अगले टिकट की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे, तो उस लिहाज से भी अपोजिशन के नंबर पूरे हैं। और अगर ये लोग नहीं होते और इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाते हैं तो उस सूरत में भी फिर उनके नंबर पूरे हो जाते हैं। तो एक तो मैं इस पे हैरान हूँ कि ये सारा इन्होंने फोकस किया हुआ है इस पे, अपने मेंबरान पे,
और वो भी मफरूज़ा उस पे है, क्योंकि अभी तो किसी ने खुल के ऐलान नहीं किया है कि हम इनके साथ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर दूसरी सूरत में सिर्फ इत्तेहादी साथ छोड़ जाते हैं तो फिर तो पीटीआई के मेंबरान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो और वोट ऑफ इत्तेहादी कॉन्फिडेंस तो लेना पड़ जाएगा, एतमाद का सकते वोट लेना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब ने अपोजिशन में भी ये दिखाया है, और इस वक्त भी आप वो देखें कि किस वक्त कि वो इक़्तिदार के लिए और ताकत के लिए और अपनी ज़ात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मसलन आप देखें कि धरनों के दौरान आपने आरिफ अलवी और उनकी वो ऑडियो टेप सुनी होगी कि जब पीटीवी पे हमला होता है तो वो कहते हैं भाई करने दें, फिर वो किस तरह वो आग लगाने की बातें की जाती थी और बाकी सब कुछ, और ये भी कहा जाता है कि धरनों के स्क्रिप्ट में मसलन लोग पहले भी मरे भी और भी ख़तरा था। तो इस मामले में उनकी ब्रूटलिटी अपनी जगह पे, इसी तरह अब वो इक़्तिदार बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मगर मज़र साहब बिल्कुल, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में वो यकीनन बड़े होशियार आदमी हैं और वो मिकेवेली और इनको पढ़ते भी हैं, लेकिन वो ये अंजाम भी ज़हन में रखेंगे कि अगर तो मामले को इस लेवल तक ले जाते हैं कि जिसके नतीजे में गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुदाखलत करनी पड़े तो फिर उसका नतीजा जेल और क्या कुछ होता है। तो मुझे उम्मीद है और तवक्को है कि उस अंजाम से बचने के लिए जो कुछ शरीफों के साथ हुआ, जो कुछ इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में फिर उसी कंटेक्स्ट में इमरान खान साहब शायद उस एक्सट्रीम तक मामले को नहीं ले जाएंगे। मज़र साहब, हमने बिल्कुल अच्छा, अब हाँ बिल्कुल उनको ज़ाहिर है इस एक्सट्रीम पे तो वो नहीं ले जाना चाहेंगे चीज़ों को, लेकिन ब्रेक से पहले क्विकली आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या स्ट्रेटजी, दिफाई स्ट्रेटजी हुकूमत की हो सकती है। एक तो ये हो गई कि इजलास में लोग ही ना आए, और दूसरी जानिब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो नैरेटिव ये है कि आलमी साजिश है जिसकी बुनियाद के ऊपर खान साहब की हुकूमत जो है उसको बरतरफ किया जा रहा है। देखिए, आलमी साजिश को वो एक नैरेटिव के तौर पे अगर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, अगर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो ये उनका नैरेटिव बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो इस चीज़ को सेल करेंगे। और पाकिस्तान में एंटी यूएस सेंटिमेंट्स बहरहाल पाए जाते हैं और हमने बारहा देखा है कि उसकी बुनियाद पे इवन वोट भी पड़ा है। हमने एमएमए की मिसाल हमारे सामने कि एमएमए की पूरा जो पॉलिटिक्स है वो एंटी यूएस बुनियाद पे बिल्डअप हुई थी 2002 में और उसके रिजल्ट्स उनको आए। इमरान खान की 2013 में जो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जीती, 2013 की बात कह रहा हूँ, वो इमरान खान के उससे जो ऑपरेशन के खिलाफ स्टांस था उसकी बुनियाद पे उनको वोट पड़ा है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये कि इमरान खान खुद उनको ये सोचना चाहिए कि उनके इत्तेहादी उनसे कह रहे हैं कि आपके अपने लोग आपके साथ नहीं, आप हमारी क्या बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल यही कल तारिक बशीर चीमा साहब ने एग्जैक्टली यही कहा और टेलीविजन के ऊपर आके कहा। मैं इस पे ज़रूर बात करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लें फाद साहब, इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो हम आके इस पे ज़रूर बात करेंगे, एक आलमी साजिश पे भी। दूसरा, आज अमरीकी सफ़ीर के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं कुछ लोग और सोशल मीडिया के ऊपर, जबकि मज़ेदार बात यह है कि अमरीकी सफ़ीर तो ताहाल पाकिस्तान में है ही नहीं और गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो एक नैरेटिव तो बहरहाल बनाया जा रहा है, कितनी कामयाबी होगी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं एक कमेंट आपका भी लेना चाह रही हूँ साफ़ी साहब, आलमी साजिश के ऊपर। फिर मैं फ़हद साहब से पूछूंगी कि अब मुस्तकबिल का पेश मंज़र क्या है। तो बताइए, क्या ये नैरेटिव जो है ये चलेगा, और ख़ास करके अमरीकी सफ़ीर के ख़िलाफ़ जो है ट्रेंड चलता रहा है सारा दिन भर सोशल मीडिया पे? अब पहली बात तो ये है कि आलमी साजिश उस सूरत में की जाती है कि जब किसी मुल्क में आपके ज़्यादा इंटरेस्ट हों। अब इस वक्त तो अमेरिका और वेस्ट ने पाकिस्तान को बिल्कुल नो लेफ्ट किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और वेस्ट के जो इश्यूज़ होते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से होता है। फिर तीसरी बात यह है कि
अगर इस बुनियाद पे मुझे तो समझ नहीं आती कि इन खुदा के बंदे के पास ज़ाहिर बात है कि मुशीर भी कोई इधर से आया है, कोई उधर से आया है, कोई अकल वाली बात, भाई कोई अगर अपने लिए बहाने ढूंढने हैं तो कोई अच्छे से ढूंढ लें। अब मसलन अमेरिका को इन्होंने क्या तकलीफ पहुंचाई है? इस वक्त हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान और बाकी अफ़गानिस्तान से भी फ़ौजें निकाली, सब इसलिए किया कि चीन पे उसका फोकस है। और चीन का मामला था सीपेक का और BRI का, तो उसके लिए जरदारी साहब ने सिंगापुर से वापस ले ली बंदरगाह और अपने कुछ ज़ाती दोस्तों से मलिक रियाज वगैरह से उसके जुर्माने की पेमेंट करवाई। सीपेक का MOU साइन हुआ उनके दौर में, और फिर नवाज शरीफ के दौर में तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सब अंडे उस बास्केट में डाल दिए हैं। तो एक काम तो मैं इस पे वो हूँ, तो अगर अमरीकी गुस्सा होंगे तो वो तो उन दोनों पे गुस्सा होंगे। आज भी चीन का नंबर 1 फेवरेट वो शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और नंबर 2 जरदारी साहब हैं। फिर उसमें ये था कि सीपेक का बुरा हशर कर दिया इमरान खान की हुकूमत ने, और अमेरिका की उससे बड़ी खिदमत कोई नहीं हो सकती। उनके वज़रा ने क्या बयानात दिए, जिस दूसरे मरहले का आगाज़ 2018 में होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 1.5-2 साल में JCC की मीटिंग नहीं हुई है। फिर दूसरा अमेरिका की ख्वाहिश ये होती है कि वो एक मुल्क की मईशत का मुहार अपने हाथ में ले ले, तो वो तो इमरान खान साहब ने IMF के जरिए पाकिस्तान की मईशत का मुहार उनके हाथ में दे दिया। ये भी अमेरिका की बड़ी खिदमत हो गई और वेस्ट की हो गई। और फिर तीसरा अगर देखें तो अमेरिका और बरतानिया और यहाँ के शहरियों की तादाद, जो सिटीजनशिप रखने वाले लोग अगर ज्यादातर हैं किसी काबीना में, तो वो इमरान खान की टीम और उसकी काबीना में है। सही बात है। अच्छा, तो मुझे तो हर लिहाज से वो उनके फेवरेट नजर आते हैं। तो फिर साजिश जो है वो कहाँ से, अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ आपने कमेंट करना है फहद साहब इसके ऊपर, साजिश पे और फिर इत्तेहादियों की सियासत पे, कि वहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कहाँ जाएंगे इत्तेहादी? देखिए, इत्तेहादियों का जो तेवर है वो अगर आप उनको देखें तो वो नज़र आ रहा है कि वो अब हवा का रुख चेक कर रहे हैं, और हवा का रुख आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट का रिएक्शन। अगर गवर्नमेंट का रिएक्शन ऐसा ना होता तो मैं सोचता कि शायद ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट खुद रीड कर रही है कि हवा का रुख उनके मुखालिफ होता जा रहा है। अगर इत्तेहादियों ने आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में कोई इस तरह का ऐलान कर दिया, तो फिर तो ये तमाम जो उनकी हिकमत अमली है 63 वाली और लोगों को फिजिकली रोकने वाली, वो भी चौपट हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब आपने एक फैसला कर लिया है कि हमने ये नहीं होने देना, तो फिर आप जो आपका एक आईनी प्रोसेस है आप उससे बालातर होते जा रहे हैं। और वहाँ पे फिर अनफॉर्चुनेटली ना जानते हुए, ना मानते हुए भी या ना चाहते हुए भी आप अंपायर को दावत दे रहे हैं कि वो आए और अंपायरिंग करे जान के। ये वो खतरा है जो जिससे हमें बचने। आज फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उससे तो यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों न्यूट्रल हैं, आप हमारे साथ हों क्योंकि हम हुकूमत हैं। देखिए ना आसमा, अगर क्रिकेट में भी अंपायर इसलिए होता है कि 2 टीमें आपस में झगड़े ना, लेकिन हमारा असल में अंपायर जमहूरियत में आइन है, आइन अंपायर है। वो बताता है आपको कि आपका अगर कोई झगड़ा हो तो ये रास्ता है। अगर आप उस अंपायर को ना माने तो फिर दूसरा अंपायर को आप बुला रहे हैं। ये यानी हम, इसका मतलब है कि हमने, और वो न्यूट्रल है अभी तक, पहली बार न्यूट्रल। लेकिन आप देखें अगर रियासती मामलात ना चल पाए और यहाँ पे झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, और वजीर आजम और हुकूमत खुद उस लड़ाई झगड़े का हिस्सा बन जाए और वो कहें कि हमने आईनी प्रोसेस को नहीं चलने दे रहा, तो फिर क्या होगा? हाँ, जाहिर है ये तो फिर तो अजीब सी सूरत हाल है। ये असल किसी मज़हब साहब, किसी सियासी जमात की तरफ से इस तरह की सूरत हाल हमने पहली सियासी हुकूमत की तरफ से पहली बार देखी। इससे पहले हमने देखा कि अदालतों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, या उनको जिस तरह से PMLN के ज़माने में हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन ये जो है ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। नहीं, देखिए उन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ली है, और PTI ने, और जो इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने पूरी पार्टी बिल्डअप की है 2013 के बाद से, आप ये समझ लें कि वो 2013 के बाद से सड़कों पे हैं। यानी हुकूमत में होने के बावजूद भी वो सड़कों पे हैं और वो कंटेनर पे हैं, और वो उसी तरीके से उस नैरेटिव को, उस मोमेंटम को बरकरार रखे हुए हैं। वो वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए हैं। और अब ये जो सिचुएशन है
इसमें उन्हें नजर आ रहा है। हालांकि इसमें खुद उनके इत्तेहादियों के अगर आप देखें तो अगेन सामने रखें तो आप देखें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव तो अपोजिशन ने की, हाँ, लेकिन उसके बाद एकदम यकायक हमें नजर आया जैसे पीटीआई के अंदर से कभी कोई इधर से ग्रुप निकल रहा है, कोई इधर से ग्रुप निकल रहा है। और ये चीजें ऐसी नहीं थी। आप ये इसका अंदाजा करें कि कल इमरान खान कराची में थे और कल कराची में 4 पीटीआई के एमपीएस ने जाके निसार खोड़ो को वोट दे दिया। बिल्कुल अब आप ये तसव्वुर ये रिट करें है और अपनी उसके बाद पार्टी के ऊपर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, आप बाई इलेक्शंस उठाएं, बाई इलेक्शंस में ये कहते रहे हैं पीटीआई के यह जो बाई इलेक्शंस हम हारे हैं इसकी बड़ी वजह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। आप ये देखें जेयूआई जो पहला फेज जीती खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का, ये हुआ कि पूरी तंजीम तहलील कर दी गई, कहा कि गलत टिकट दिए गए। तो प्रॉब्लम जो है विद इन पीटीआई प्रॉब्लम थी, उसका फायदा उठाया ऑपोजिशन ने। सही। अब उनके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन जो कर रही है वो तो कर रही है, सही, हमने एमक्यूएम के 4 वोट उठा लें, बिल्कुल, पीएमएलक्यू के 5 या 6 वोट उठा लें, बाकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी है। हाँ बिल्कुल, वो आप उसको निपटे। कल तारिक बशीर चीमा साहब ने एग्जैक्टली ये बात कही कि अगर आपके अंदर से लोग टूट जाएंगे तो आप हम पे कैसे रिलाय कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी सर ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और खास करके पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज सुना है कि 6 PMLN के अरकान भी मिले हैं वज़ीर आज़म से, तो वहाँ पर कौन हुकूमत करेगा अभी तक कोई नहीं पता। जैसे मज़हर साहब ने कहा कि कहीं से कोई ग्रुप निकल रहा है, पीटीआई के अंदर से कोई दूसरा ग्रुप निकल रहा है, कोई तीसरा भी, कोई छीना ग्रुप भी ज़ाहिर है वो भी एक्टिव हो गया है। तो अब क्या होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस से कुछ अच्छी इत्तलात नहीं है। अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ को मारपीट की भी इत्तलात है। लेकिन मज़हर साहब, फाइनल आखिरी सवाल है कि आपको ये सिचुएशन कहाँ तक जाती दिखाई देती है और क्या आपको लगता है कि हुकूमत इतना मौका भी देगी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस पर वोटिंग हो सके? आसमा, एक अल्फाज में मुझे सिस्टम ख़तरे में लग रहा है और ये सिचुएशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस सिचुएशन को ज़ाहिर है एज ए पॉलिटिकल पर्सन या जो जमहूरियत पे बिलीव करता है, मुझे बदकिस्मती से एक मरतबा फिर जमहूरियत ख़तरे में नज़र आ रही है। अब आप इसकी जिम्मेदारी इधर डालें उधर डालें, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर सिस्टम इतने सालों आज 15वें साल में दाखिल हो रहा है और आज भी हम इतने मेच्योर्ड नहीं हैं और पॉलिटिकली इतने मेच्योर्ड नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बहुत लम्हे फिक्रिया है। आपको क्या लगता है साफ़ी साहब के तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई हो सकेगी, और अगर हुई तो हुकूमत का क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, अब ये आने वाले कल के बारे में तो पाकिस्तान के अंदर पेशेंगोई नहीं की जा सकती, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि एक तो हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया और जो पॉलिसी उसने अनाउंस की, तो उससे लगता है कि इमरान खान साहब को ये यकीन है कि उनसे ना अपने मेंबरान काबू हो रहे हैं और ना उनसे अपने इत्तेहादी काबू हो रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि वो फिर जिस तरह वो कहते हैं ना कि खेल को गंदा करना चाहते हैं, तो अब पाकिस्तान में जब खेल गंदा होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा ये अल्लाह ही जानता है। कि क्या फिर सिर्फ उस वक्ती तौर पर उस खेल को रास्ते पे लाने के लिए मुदाखलत होती है या कि नहीं वो परमानेंट सूरत इख्तियार कर लेती है। लेकिन इमरान खान साहब का रवैया ये लगता है कि अगर मेरा ना हो तो फिर किसी और का भी ना हो, और उनकी टीम का भी यही रवैया लगता है, और ये बात बड़ी बदकिस्मती है। जी फाज साहब, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक जो खदशा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता नज़र आ रहा है। ये अभी टाइम था, इसको आप एक तरीके से हैंडल कर सकते थे, एक प्रोसेस को चलने दे सकते थे। मेरे ख्याल में हुकूमत ने एकदम
जल्दबाजी कर दी है, ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब इस वक्त हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरीके से ये मामलात और ख़राब ना हो, इसका कुछ फौरी तौर पर कोई आईनी और सियासी हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो न्यूट्रल हैं उनको भी देखना है कि वो क्या करते हैं। इस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन हमेशा बनती है, इसमें सिस्टम को ही ख़तरा होता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।